नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इस फाउंडेशन बैच में एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है सेल एवं बैटरी। और ऐसा कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उठ के ना आए हों। अगर मैं ओवरऑल देखूं, मॉड्यूल फर्स्ट का ये लास्ट चैप्टर रहता है और मॉड्यूल फर्स्ट में सेकंड नंबर पर जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज एग्जाम में रहता है वो यही चैप्टर है सेल एवं बैटरी। तो फर्स्ट नंबर पे किसका रहता है गुरुजी? तो वो था आपका एसी थ्योरी। 5 से 6 क्वेश्चन उस चैप्टर के उठ के आते हैं और सेकंड नंबर पे इसी चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो हालाँकि ये चैप्टर फैक्चुअल चैप्टर है, फैक्ट ज़्यादा है इसमें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। समझाने वाला कम रहता है इसके अंदर, तो इसी वजह से इस चैप्टर में मेरा योगदान कम है और आपका योगदान ज़्यादा हो जाता है। हालाँकि फिर भी मैं इस चैप्टर को बहुत ही आरामदारी से, क्योंकि वेटेज अच्छा खासा है, तो बहुत ही आरामदारी से मैं इस चैप्टर को कराऊँगा। जो किताबी तौर पर मुश्किल लैंग्वेज है, उसको बहुत ही सिंपल वे से कन्वर्ट करके आपके सामने रखूँगा। बार-बार रिवीजन करेंगे। हालाँकि आज तो ये फर्स्ट क्लास है, रिवीजन के तौर पर हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही सेकंड क्लास में जाएँगे तो पहली क्लास का, थर्ड में जाएँगे तो पहली और दूसरी क्लास का, अगर 7वीं 8वीं क्लास में जाएँगे तो कंप्लीट पूरे चैप्टर का रिवीजन मैं आपको साथ-साथ कराता रहूँगा। लेकिन ये एफर्ट्स तो मेरी तरफ से है, आपका भी योगदान रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे डिट्टो कॉपी आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो आपका भी अच्छा खासा रोल प्ले हो जाएगा इस चैप्टर को याद करने में, क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्लास के जस्ट खत्म होते ही पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ के सेक्शन में जाएँगे, वीडियो के बराबर में पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और पीडीएफ को आप पढ़ोगे। हालाँकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, ये तो क्लास आपकी इस चैप्टर का बेस बनाएगी। लेकिन जैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास आएगी, पीडीएफ को बार-बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ना सिर्फ इस चैप्टर को तैयार करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इस पूरे सिलेबस को अगर आप टिप्स पे करना चाहते हो, तो रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं, सर मैं जॉब में हूँ, सर मैं इस फील्ड में हूँ, सर मेरे पास टाइम कम है, सर मेरे को याद नहीं होता। एक ही सबके पीछे एक ही बात रहता है कि भाई क्लास देखने का अगर कम टाइम है, एक क्लास तो एटलीस्ट देखो। जिस दिन आपका वीकली ऑफ हो 2 या 3 देख लो, है ना? टाइम कम है तो भाई एक क्लास तो सोते टाइम देखो। लेकिन दिन में जब भी 5 मिनट मिले, 7 मिनट मिले, 2 मिनट भी मिले, ऐप पे गए, पीडीएफ को खोला और रिवीजन कर लिया, उंगली घुमा दी, हाँ ये पढ़ा था, ये बताया था सर ने। बस ये टास्क करते रहिए। भाई कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कंटेंट इस प्रकार का डिलीवर किया जा रहा है कि जॉब तो एक बहुत छोटा-सा टास्क हो जाता है, इतना कंटेंट डिलीवर करूँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करूँगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करूँगा, आप पढ़ के इन फ्यूचर पढ़ा भी सकते हो। तो बस रिवीजन, अगर कहें ना कोई सिलेक्शन की मूल मंत्र क्या है, तो भाई एक ही टैगलाइन रहती है, रिवीजन। जो आपने पढ़ लिया उसको इस प्रकार से तैयार करो कि ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। आपको सारी बात ना माइंड में से खोपड़ी में सेट हो जानी चाहिए। कहाँ सिलेक्शन रुकेगा? ठीक है? चलो एक बार देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। हम पहले सेल और बैटरी के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के कुछ प्रभाव हमने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में देखे थे। उन्हीं प्रभाव में से एक प्रभाव रासायनिक प्रभाव के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो किस प्रकार से रासायनिक प्रभाव कहाँ-कहाँ में इसे यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, फिर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आखिरकार है क्या? फिर विद्युत अपघटन जिससे अपना ये चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर ये डेफिनेशन 10 से 11 डेफिनेशन रहती है ये और एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन तो इन डेफिनेशन से ही आ जाता है। तो आज की इस क्लास में बेसिक जो क्लास है, आज की इस क्लास में और अगली क्लास में इन डेफिनेशन को हम पूरा करेंगे, 1 से 2 नंबर का आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन मैं आज की इस क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो चैप्टर बहुत खास है और एक बात और मैं बताता हूँ, जो स्टार्टिंग की क्लास मैं यूट्यूब पे डालता हूँ ना, ऐसे बिल्कुल फ्री डेमो के तौर पर, भाई वो क्लास इसी वजह से डाली जाती है ताकि उस चैप्टर का मैं आपको बेस बना के दूँ। आपको मजबूती से उस बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने के लिए आपको मैं कंटेंट दूँ। यहाँ से बेसिक लगा के भी आप किसी और टीचर से पढ़ते हो, वैसे तो नौबत नहीं आती, जिस भी बच्चे ने मेरे से डेमो देखा है, आज तक वो सिंगल बच्चा भी मेरे को ऐसे नहीं लगा जिसने ये कहा हो कि मेरे को समझ में ना आया हो। और वो पढ़ने के लिए अपनी ऐप पे ना गया हो, कोई भी सिंगल बच्चा नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा ऐसा किसी मजबूरी से या किसी और टीचर से अगर बैच भी ले रखा है,
ले लिया होगा, पहले भी ले लिया होगा, ठीक है? और अब उसके पास पैसा नहीं है, तो भी भाई मैं मेरी तरफ से आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करूँगा। मैं आपका बेस बना के इंट्रोडक्शन क्लास में ज़रूर दूँगा। अब इस बेस पे आप किसी और टीचर से भी जाके पढ़ोगे ना, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो पहली जो क्लास होती है किसी भी चैप्टर की, भाई वो बेस होती है, उस क्लास को तो बिल्कुल भी कतई इग्नोर मत करना। उसको लगाइए, बाकी कोई क्लास किसी मजबूरी से आप नहीं भी लगा पाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि मैं बीच-बीच में डेमो के तौर पर क्लासें डालता रहता हूँ, ताकि बच्चे का फ़ायदा हो। कोई क्लास लेके आता हूँ, तो बेस तैयार हो, कोई 1-2 नंबर का उसका हेल्प हो जाए। और अगर कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हो, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में किसी और टीचर का ले भी रखा है, तो भी ये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है? आपकी स्टडी को और ज़्यादा, है ना, पीक लेवल तक लेके जाने वाला ये बैच है। मात्र ₹499 में है और टीचरों के कंपैरिजन में आधे से भी आधा रेट हमने रखा है। इस वजह से रखा है कि एवरेज फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला बच्चा भी इसे परचेज़ कर पाए और किसी और टीचर का भी ले रखा है तो भी इस बैच से वो पढ़ पाए। ज़्यादा पैसे हम इसमें नहीं एनरोल करवाएँगे आपके। बैच की खास बात ये है कि सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच है, लिखवाया नहीं जाता। पीपीटी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई, प्रत्येक पूरा सिलेबस ऐसे पीपीटी में कराऊँगा। पीडीएफ आपको मिलेगी वीडियो के बराबर में, लिखने का कोई झंझट नहीं है, रिवीजन के तौर पर आप इसे पढ़ते रहिए और टीचरों से कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखाऊँगा नहीं। ठीक है? वो आप उँगली घुमाते रहिए उस पे ऐसे। और इस बैच की एक और मैंने फीचर दे रखा है कि इसकी वैलिडिटी टिल सिलेक्शन तक है। कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, आपके फ़ोन में ये अवेलेबल रहेगा। आप मेरे को कॉल करके कहोगे, "सर, हम आपसे पढ़े थे, हमारा सिलेक्शन हो गया, बताइए मिठाई खिलाने आपको कहाँ आऊँ?" उस दिन इस बैच की वैलिडिटी आपके फ़ोन से हटा दी जाएगी। मात्र ₹499 में, उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। वीर कॉन्सेप्ट्स अपनी ऐप है, जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल है। ऐप पे आपको थ्योरी का फाउंडेशन बैच और आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे। ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आना एक अलग बात है ना? लेकिन पेपर की लैंग्वेज को तोड़ना एक अलग बात होती है। आपको आ जाएगा, समझाएँगे इस प्रकार से क्लास के अंदर भी याद होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके पीछे एक ही कारण है कि आपने एग्ज़ामिनर की टोन को पकड़ना नहीं सीखा। जानबूझ के एग्जामिनर थोड़ी-सी लैंग्वेज को तोड़-मरोड़ के एग्ज़ाम में पेश करता है ताकि बच्चा प्रेशर में क्वेश्चन को गलत करे। इसी वजह से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। 50 मॉक टेस्ट सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से भरे पड़े हैं। आप लगाते रहिए, 50 पूरे हो जाए तो दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। स्कोर नहीं बनता इनमें स्टार्टिंग में 40, 45, 50 का स्कोर बनता है। बाकी नॉन टेक्निकल के 30 है, उसमें बच्चा स्कोर खींच लेता है, तो वो 65 से 60 पे भी पहुँच जाता है। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर लगाते जाओगे तो लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी और एक टाइम आएगा कि आपके टेक्निकल के क्वेश्चन भी अच्छे खासे ठीक होने लग जाएँगे और उन्हीं अच्छे खासे क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो दोनों के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, ये पहली क्लास है इस वजह से 5-7 मिनट लेंगे आपके, आगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, रिवीजन करते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, तो इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को, है ना, आपके इस अपने परिवार को, आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेल्प होगी उनकी भी, आपकी भी और हमारी भी। ये मत सोचा करो कि भई औरों के पास भेजने से तेरा क्या बेनिफिट होगा। आप सहयोग के लिए आगे किसी के हाथ फैलाएँगे तो एक ऊपर सर्वोपरि शक्ति बैठी होती है ना? जिसे परमपिता परमात्मा आप कहते हो और नीति के पीछे फल लगते हैं। नीति के पीछे फल इस वजह से लगते हैं, आप दूसरों के लिए हेल्प का रास्ता खोलते हो, आपके लिए भी भगवान हेल्प का रास्ता खोलता है और ये प्रकृति का नियम है। जितना आप दोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है? तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। सेल एवं बैटरी, सेल एवं बैटरी। मैंने पहले ही बता दिया ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, लेकिन ये आपका बेस तैयार करेगी। ये बहुत कंपल्सरी वाली क्लास हो जाती है बेस को बनाने के लिए। आपने स्टार्टिंग के चैप्टरों में विद्युत धारा के कुछ प्रभाव पढ़े थे। 2 चैप्टरों में मैंने अलग-अलग तरीके से उनको पढ़ाया था। और मैंने कहा था कि भई ये जो विद्युत धारा के प्रभाव हैं, ये कंप्लीट चैप्टर है, आप परेशान मत होना। तो उन्हीं विद्युत धारा के प्रभाव में से एक प्रभाव को पिछले चैप्टर में मैं करा रहा हूँ, रनिंग में चल रहा है वो। कौन-सा? चुंबक, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को मॉड्यूल 2 में मैं 2nd चैप्टर में कराऊँगा। उसमें प्रभाव जिसमें घरों में जितने भी आपके
इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसमें से ज़्यादातर आपके उसमें प्रभाव पे चलते हैं। जैसे गीज़र हो गया, सर्दियों में पानी गर्म करने वाला, कपड़ों को प्रेस करने वाली विद्युत इस्त्री हो गई, है ना? विद्युत केतली हो गई, चाय वगैरह पानी गर्म करने के लिए, तो वो किस पे चलते हैं? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे चलते हैं। तो जब मैंने विद्युत धारा के ये प्रभाव बताए थे, तो मैंने कहा था कि भई ये कंप्लीट चैप्टर है, पूरा को डिटेल से पढ़ना है, परेशान मत होना। तो एक को पढ़ा भी रहे हैं, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज़्म विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। एक अभी इस चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और एक आगे मॉड्यूल सेकंड में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का क्या? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, घरों के जो इक्विपमेंट है। फिर एक ये मेडिकल लाइन से हो जाता है विद्युत धारा का किरण प्रभाव यानी कि एक्स-रे वगैरह करते हैं और मॉड्यूल सेकंड में एक लास्ट में से जाके एक चैप्टर और आएगा विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव। और उस आयनीकरण प्रभाव में हम जो घरों में प्रकाश देने वाले एलईडी लाइट है, बल्ब है, ट्यूब लाइट है, उनके अंदर उस आयनीकरण प्रभाव को पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा के प्रभाव में से एक प्रभाव इस चैप्टर में करवाया जा रहा है जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो जस्ट हमें इस पेज पे इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ना है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है क्या। तो स्टार्ट करते हैं भाई। किसी चालक में से प्रभावित विद्युत धारा की उपस्थिति इसके प्रभाव के द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है। अब विद्युत धारा को आप छू तो सकते नहीं। विद्युत धारा को अगर छूओगे तो भी आपके एक ऊपर प्रभाव आएगा। क्या लगेगा? विद्युत का झटका लगेगा। तो विद्युत धारा के हम छू नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से उसे देख नहीं सकते, है ना? उसके सिर्फ और सिर्फ प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। किसी चालक तार में से जब विद्युत धारा जा रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके प्रभाव को ही महसूस कर सकते हैं। आपने स्विच ऑन किया, पंखा चल जाएगा, ठंडी-ठंडी हवा लगेगी। लाइट ऑन है ना? विद्युत धारा का ये भी एक कौन-सा प्रभाव है? गैस आयनीकरण प्रभाव है, प्रकाश हो रही है। वहाँ पर भी आपकी ट्यूब लाइट के अंदर ना इस गैस भरी होती है, उसमें आयन्स एक धन आयन से, ऋण आयन से ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो ये प्रभाव है, प्रभाव को आप महसूस कर सकते हो। तो यही बात बोली है कि किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा की उपस्थिति कि करंट है कि नहीं है, इसके प्रभाव द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है। उसे छू या आप देख नहीं सकते क्योंकि विद्युत धारा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता तथा इसको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। स्पर्श करोगे तो उसका भी एक प्रभाव रहेगा, विद्युत का झटका लगेगा। वैसे स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे पानी है, ठंडा है, वो महसूस कर सकते हैं, है ना? ऐसे नहीं कर सकते। तो विद्युत धारा के प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव मैंने बताया घरों में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो ज्यादातर उसमें प्रभाव पे ही वर्क करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो सेकंड अभी हमें जस्ट रिसेंटली वो चैप्टर चल रहा है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सेल और बैटरी के बारे में मेनली पढ़ना होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सेल और उन सेल के अंदर आपके फैक्चुअल डाटा कौन सा आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, कौन किसकी एनोड है, किसकी कैथोड है, किस में आपने कौन सा मटेरियल भरा है, बस ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इन्हीं सेल को फिर सीरीज़ में समान से मतलब समझते हैं ना सीरीज़, पैरेलल और मिश्रित में ऐसे जोड़ दिया जाएगा तो आपके बैटरी का निर्माण हो जाएगा। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी कि इस टॉपिक को हमें इसके अंदर कवर करना है और ये विद्युत धारा के 4-5 प्रभाव में से एक प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का किरण प्रभाव एक्स-रे वाला होता है मेडिकल लाइन से, कोई हमें इसमें फ़ोकस नहीं करना होता और विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव जिसमें आपको प्रकाश से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को पढ़ना होता है। तो विद्युत धारा को हम किसी चालक तार में छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। उन्हीं 5-6 प्रभाव में से एक प्रभाव को इस चैप्टर में हम करेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इस अध्याय में हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को पढ़ेंगे जिसमें सेल व बैटरियों के माध्यम से सेल व बैटरियों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा क्योंकि किसी सेल और बैटरी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अच्छा सेल के बैटरी के अंदर सर ऊर्जा स्टोर है तो कैसी होगी? एसी या डीसी? पता है आपको डीसी होगी क्योंकि एसी को तो हम स्टोर ही नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा में स्टोर कर सकते हैं तो एप्लीकेशन भी बहुत ही कम नजर आएगी। छोटी-छोटी एप्लीकेशन नज़र आएगी, जिसमें आपने देखा होगा कि धातु का शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, है ना? परत चढ़ाने में, ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी एप्लीकेशन इस चैप्टर के दौरान आप पढ़ोगे। तो हम कहते हैं कि इस अध्याय में हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को पढ़ेंगे, जिसमें सेल व बैटरियों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा जो सेल के अंदर स्टोर होती है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो स्टोर होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में छोटी-छोटी विद्युतिक ऊर्जा मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी सेल के अंदर, है ना? उसी बैटरी के अंदर एक एनोड, एक कैथोड उनके बीच में ये ना
है ना, आयन का इधर-उधर मूवमेंट होना, उस इलेक्ट्रोलाइट में छोटी-छोटी ऊर्जा बनेगी, थोड़ी-थोड़ी हल्की-फुल्की, उसी से हम उनकी एप्लीकेशन के तौर पर प्रयोग कर लेंगे। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युतीकरण ऊर्जा में बदला जाता है, किसके माध्यम से? सेल व बैटरी के माध्यम से। समझ में आया? तो मोटा-मोटा बेस तैयार हो गया कि क्या कुछ इस चैप्टर में रहेगा, क्या पढ़ना है। विद्युत धारा के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव थे, उनमें से एक प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और उस विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हम क्या देखते हैं? सेल व बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीकरण ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं कि जी ये रासायनिक ऊर्जा है क्या? ये रासायनिक ऊर्जा क्या है? उससे पहले एक बार छोटा सा और देख लीजिए। कह रहे हैं कि रासायनिक सेल व बैटरी की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्योंकि भाई जितना भी उत्पन्न होता हो, भाई ये तो पता है कि स्टोर डीसी है, एसी तो नहीं है। एसी स्टोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि एसी को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की गति तेज होती है। एसी के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन रास्ते में टकराएंगे किसी से, ऊर्जा कम ज्यादा होगी, कम ज्यादा होगी तो साइनोसॉइडल वेव बनेगी, बताया था ना मैंने। और साइनोसॉइडल वेव बनेगी तो आप उसे स्टेप अप स्टेप डाउन करके एक स्थान से दूसरे पारेषण और वितरण के तौर पर उसे प्रयोग करते हैं। जबकि डीसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता, और इसी वजह से इसको हम स्टोर कर सकते हैं। और जिस चीज को हम स्टोर कर रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते थे, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट हम बना सकते हैं, पारेषण और वितरण में हम प्रयोग कर लेंगे। तो भाई ये डीसी के अंदर है, तो डीसी के अंदर है तो वहां पर हल्का फुल्का ही हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आपका एक वोल्टेज तो क्रिएट होना ही चाहिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, और मैंने बताया था कि जो सेल और बैटरी के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। तो यही बात बोलिए, रासायनिक सेल व बैटरी की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो रासायनिक क्रिया होगी, है ना, आयन इधर उधर से इलेक्ट्रोड कैथोड ऐसे आयन जाएंगे, सारा कुछ आएगा, बस थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है। रासायनिक क्रियाएं जो इसके अंदर होगी, किसी भी सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी तो रासायनिक ऊर्जा आपकी विद्युतीकरण ऊर्जा में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? किसके? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो जाएगा तो कुछ काम भी लेंगे। तो कह रहे हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? विद्युत लेपन में, विद्युत शोधन में, विद्युत निष्कर्षण में आदि कार्यों में व्यापक रूप से किया जाता है। यानी कि आपने सेल और बैटरी के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं करवाई है, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो गया। जैसे ही वोल्टेज क्रिएट हो गया, हम कहेंगे कि भाई अब इसका कोई ना कोई यूज कर लेंगे। तो कहाँ यूज करेंगे? तो विद्युत लेपन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मतलब परत चढ़ाने में, ठीक है, धातु शोधन में, यानी कि शुद्धिकरण में, निष्कर्ष मतलब आपने अशुद्धियों को अलग करने में, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी आगे चलकर, आपको अभी फिलहाल तो मैं कंफ्यूज नहीं करना। और धातु निष्कर्षण में, शुद्धिकरण में, यानी कि प्योरिफिकेशन में इनका हम प्रयोग करते हैं। समझ गए? यानी कि आपने सेल और बैटरी के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होगी, रासायनिक क्रियाओं से हमें जाना किस पे है? कोई वोल्टेज आपको बनाना पड़ेगा। तो रासायनिक क्रियाओं के प्रेरित फलस्वरूप आपका क्या बन जाएगा? प्रेरित विद्युत भाग बल बन जाएगा। जैसे वोल्टेज क्रिएट हो गया, वोल्टेज क्रिएट हो गया, धारा का प्रवाह हल्का फुल्का होने लग गया, इसका मतलब अब हम कोई ना कोई टास्क कर सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं, अपना बोलते हैं ना, अपना नाका निकाल सकते हैं। तो हमने छोटे मोटे काम करने हैं, ज्यादा मात्रा तो है नहीं, तो छोटे मोटे काम करने हैं, तो हल्के फुल्के काम के तौर पर, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज नहीं है, तो हमने कहा विद्युत लेपन में, परत चढ़ाने में इसका प्रयोग करेंगे। धातु शोधन में, शुद्धिकरण में इसका प्रयोग कर देंगे। निष्कर्षण मतलब दो में से एक चीज को अलग करने के तौर पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नोट करने वाली क्या बात है? दिष्ट धारा को संग्रहित करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। डीसी को स्टोर कर सकते हैं, आपको पता होगा, एसी को तो स्टोर ही नहीं किया जा सकता। तो दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट को, कौन से करंट को भाई? डायरेक्ट करंट को, है ना, पता ही आपको, संग्रहित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेलों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। अब आपको पता है सेल है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है ना। इन्हीं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल संयोजक बिंदु होते हैं ये। जब मैंने आपको विद्युत परिपथ की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बताया था ना, पॉजिटिव से निकलकर, है ना, व्यवस्थित क्रम में डिफरेंट डिफरेंट जो आपके अव्यय है, कंपोनेंट्स है, उनमें से गुजरकर दोबारा से फिर से
उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु पर पहुंच जाए, यहाँ से निकली और घूम फिर के इसी पे आ जाए, तो वो एक सेल का निर्माण हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ, सेल के द्वारा एक विद्युत परिपथ का निर्माण हो जाएगा। तो इन्हीं सेलों को श्रेणी समांतर और मिश्रित क्रम में संयोजित कर कर हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है जी, बैटरी का निर्माण किया जाता है। तो सेल के अंदर क्या स्टोर होता है, तो हम कहेंगे सेल के अंदर डीसी स्टोर होती है, और इन्हीं सेल को श्रेणी समांतर और मिश्रित क्रम में संयोजित कर कर जोड़कर हम किसका निर्माण करते हैं, बैटरी का निर्माण करते हैं। इन सेल बैटरी का उपयोग मनुष्य के दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा, आज के टाइम में तो आप ये मत सोचा करो कि भाई डीसी तो बहुत ही कम मात्रा होती है। अब डीसी की मात्रा स्टोर होती है, इसी वजह से लाइट चलने के बाद आपके घरों में इन्वर्टर बैटरी काम में आया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। आप ये मत सोचा करो कि भाई एसी ही सब कुछ है। भाई एसी है, नो डाउट, लेकिन एसी से पहले डीसी आई थी। वो तो ठीक है भाई, किसी साइंटिस्ट ने मतलब, हालांकि उसका बहुत ज्यादा तिरस्कार हुआ, उस स्टोरी के पीछे हम नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी डीसी, एसी से पहले डीसी आपकी इंट्रोड्यूस थी। डीसी के फिर देखा कि भाई डीसी तो ना आपकी उच्च वोल्टेज पर ना बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है, और इसको स्टोर भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन नहीं कर सकते। फिर आपकी एसी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब एसी ने अपने पांव फंसार लिए, लेकिन फिर भी डीसी को हम बिल्कुल सिरे से नकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन सेल व बैटरी का उपयोग मनुष्य के दैनिक जीवन में अनेक रूपों में किया जाता है। जैसे टॉर्च के अंदर स्टोर है ना, टॉर्च के अंदर स्टोर है सेल जो डलेंगे। स्वचालित है ना, स्वचालित वाहन हो गए, उसी के अंदर डीसी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचालन है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचालन आदि हम किसके द्वारा करते हैं, डीसी के द्वारा करते हैं। अब एक बात बताऊं, एसी को हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके पारेषण और वितरण करते हैं, लेकिन डीसी का उत्पादन इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं करते। लेकिन भाई ये जो एसी का उत्पादन करने वाले जो मशीनरी पार्ट होते हैं, समझो इस बात को थोड़ा, फिर हम आगे चलेंगे, इस चैप्टर पे आ जाएंगे वापस थोड़ा सा, बस एक बार। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एसी का उत्पादन करने के लिए जो भी आपने, जिसका भी अल्टरनेटर है ना, 2 लीटर, जिसका भी आपने प्रयोग किया है, आपने मतलब जिससे भी आपने एसी बनाई है, टरबाइन वगैरह से, अल्टरनेटर से, जिससे भी बनवाई, समझो मेरी बात, उन डिवाइसेस को चलाने के लिए भी डीसी यूज की जाती है। आप देखना, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप किसी सब स्टेशन पे जाओगे, तो वहां पर बहुत सारी वीसीबी लगी होती है, फीडर लगे होते हैं। उन फीडरों के अंदर उनको जीवित रखने के लिए हम डीसी का प्रयोग करते हैं। डीसी ही सप्लाई उनमें, मतलब ये कहेंगे 90% उसमें डीसी यूज हो रही होती है, 10% एसी होती है। 90% वीसीबी की जितनी भी आपकी है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गैजेट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, वो सारे के सारे डीसी पे ऑपरेट होते हैं। यानी कि एसी को भी पैदा करने के लिए जो मशीनरी होती है, वो डीसी पे ही ऑपरेट हो रही होती है। आपने सुना होगा, मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट चैप्टर करा रखा है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एसी वाला एक डिवाइस है, एसी पे ही चलता है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मर में भी डीसी यूज की जाती है। आपने सुना होगा कि रिले, बुकेज रिले में आपके ट्रिपिंग वगैरह को, आपकी प्रेशर रिलीज वाल्व होती है, पीवीआर जिसे बोलते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व, पीवी वाल्व, वी पी जो भी है मान लो, उसमें भी आपकी डीसी दी जाती है। क्यों दी जाती है बुकेज रिले वगैरह में, क्योंकि आपको पता है कि भाई ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया, तो वो उसी एसी को लेगा, वो तो पहले से ही फॉल्टी है, तो भाई आपके डिवाइस को बहुत ज्यादा खतरा रह जाता है, और कॉस्टली डिवाइस है। यानी कि बहुत सारी जो डिवाइसेज है जो एसी पे चल रही है, उनके पीछे डीसी का ही रोल रहता है। वो डीसी किसके अंदर स्टोर है, सेल व बैटरी के अंदर स्टोर है, जिनको इस चैप्टर के दौरान हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो डीसी को हम बिल्कुल सिरे से इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आपके दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ओवरव्यू सेल व बैटरी के बारे में। रासायनिक प्रभाव को पढ़ना है, रासायनिक प्रभाव के तहत सेल व बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना है। कैसे बदला जाएगा, कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमारा प्रेरित विद्युत भागबल पैदा होगा। जैसे वोल्टेज क्रिएट हो गया, तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे, विद्युत लेपन है ना, धातु शोधन, निष्कर्षण आदि में प्रयोग कर लेंगे। जो सेल के अंदर स्टोर होती है वो डीसी होती है, और डीसी को सीरीज, श्रेणी, समांतर ऐसे लगा के हम बैटरी का निर्माण करेंगे। और जैसे ही आपका ये बन जाता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो भाई दैनिक जीवन में आपके ये बहुत सारी चीजों का आधार भी बन जाता है। अब देखते हैं जी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आखिरकार है क्या। क्या चीज है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है ये, बहुत ही सिंपल है, हालांकि ये सारा कुछ डिटेल से, जब ये तो इंट्रोडक्शन चल रही है, मैंने पहले बता दिया, यहाँ आएंगे ये सारी चीजें। हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे, आयनीकरण, ये आयनीकरण आएगा, तो उसमें ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये फिर से रिपीट हो जाएगी।
फिर जो अभी बता के आए हूँ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, तो कैसे पैदा होगा उसको बारे में बताएंगे। वोल्टामीटर जो आपने डिवाइस लेंगे, पात्र लेंगे, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड वगैरह डालेंगे और उसमें फिर आयनीकरण की वजह से ईएमएफ पैदा होगा, तो वो वोल्टामीटर में डाले जाएंगे। संयोजकता का क्या रोल है, परमाणु भार क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, रासायनिक तुल्यांक क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है और आंतरिक प्रतिरोध कैसे इनके अंदर पैदा, तो सारी की सारी चीजें ना आएगी। ये जस्ट अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि चैप्टर के अंदर आखिरकार चलना क्या है। तो कह रहा है कि जब किसी अम्लीय, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन, पहले तो इस बात को पकड़ दो तुम, भाई अम्लीय होना चाहिए और अकार्बनिक विलयन होना चाहिए, है ना, जो घोल होना चाहिए ना, जो आपने लिक्विड लेना है वो कैसा लिक्विड लेना है, तो आप कहेंगे कि भाई वह अम्लीय, जारीय ना हो, अम्लीय ना हो, यानी अम्लीय है तो मतलब जारीय ना हो, अम्लीय ना हो, या फिर अकार्बनिक विलयन होना चाहिए, कार्बनिक विलयन नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो जब किसी अम्लीय, ये शब्द बहुत खास है और दोनों ऐसे स्टार्ट होने वाले पकड़ लेंगे। तो जब किसी अम्लीय, ये पेपर में पूछा जाता है, अम्लीय वह क्या पूछा जाएगा पता है, कि हम इलेक्ट्रोलाइट जो घोल लेंगे वो कैसा विलयन होना चाहिए, जारीय होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, कार्बनिक होना चाहिए, अकार्बनिक होना चाहिए, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो होना चाहिए अम्लीय व अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। उस लिक्विड में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। ये आपका विलयन हो गया। कैसा विलयन हो गया, तो हम कहेंगे अम्लीय व अकार्बनिक विलयन हो गया। तो विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम कोई सर्किट का निर्माण करेंगे। तो सर्किट का निर्माण करने के लिए हमें यहाँ आपने कोई सेल या बैटरी जोड़ दी, ये इलेक्ट्रोड हो गई दोनों, है ना। अब कहोगे सर नीचे तो सर्किट पूरा नहीं है, भाई नीचे सर्किट पूरा हो जाएगा तो फिर इस घोल की क्या जरूरत थी, इस घोल के द्वारा ही, इस घोल के द्वारा ही आपका सर्किट पूरा होगा। इस घोल के द्वारा ही, इस घोल के द्वारा ही आपका क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। इसी वजह से हमें कैसा विलयन लेना है, हमें आपका अम्लीय या अकार्बनिक विलयन लेना है, क्योंकि कार्बनिक विलयन लेंगे तो उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता, क्षारीय विलयन में से भी धारा का प्रवाह नहीं होता। तो धारा का प्रवाह किस में होता है, अम्लीय व अकार्बनिक विलयन में होता है। समझ गए इस बात को। तो में से जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए, विद्युत धारा का प्रभावित किया की जाती है, तो विलयन में घुले पदार्थ, क्योंकि विलयन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव में विभक्त हो जाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। आप कहोगे सर कुछ नहीं समझ में आया, समझने वाला इसमें कुछ मोटा मोटा है ही नहीं, और मैंने पहले बता दिया कि प्रॉपर डेफिनेशन आगे आएगी। तो समझना क्या था भाई, समझना यह है, पहली बात तो घोल हमें लेना है ना। जब किसी अम्लीय व अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाएगा, जब इसमें से विद्युत धारा गुजरेगी, तो मोटा मोटा मैंने बताया, तो विद्युत धारा तो तब गुजरती है जब कोई सर्किट पूरा हो, तो हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। तो दो दो डेफिनेशन जो आज की इस क्लास में कराऊंगा वो दोनों की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बन गई। एक तो घोल आ गया, कैसा घोल होगा, तो हम कहेंगे अम्लीय या कार्बनिक, अकार्बनिक घोल होगा। ये दो इलेक्ट्रोड होगी सर्किट के लिए, कोई सेल या बैटरी जोड़ देंगे, और जब इसमें से धारा का प्रवाह करवाया जाएगा, तो ये जो विलयन है ना, ये विलयन आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये विभक्त हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। ये जो विलयन का, जो विलयन जो कंपाउंड यौगिक होता है, उसका छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाना, है ना, आयनों में विभक्त हो जाना, ये विभक्त करने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। विद्युत का रासायनिक, विद्युत का रासायनिक, रासायनिक क्रिया हो गई, क्रिया हो गई ना। हम केमिस्ट्री में देखते हैं ना, ऐसे क्रिया करते थे हम 9th और 10th क्लास में। हालांकि करते तो कैसे थे हमें पता ही है, लेकिन फिर भी कोई भाई सीबीएसई बोर्ड वाला कोई बच्चा होता है, इंग्लिश मीडियम वाला, उसने तो एटलीस्ट की होती है, हम तो भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो ये क्या है, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, समझ गए। जब किसी अम्लीय व अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो विलयन में घुले पदार्थ, इस विलयन में घुले पदार्थ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव में, छोटे छोटे अणुओं में, धनायन ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत धारा की रासायनिक क्रिया कहलाती है। इस प्रभाव का उपयोग किसमें देखते हैं, इस प्रभाव को सेल, है ना, उपयोग सेल में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, धातु निष्कर्षण आदि में किया जाता है। ये अभी जस्ट पीछे पढ़ के भी आए थे। इस प्रभाव का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, धातु निष्कर्षण में करते हैं। विद्युतिक अपघटन की क्रिया, विद्युतिक अपघटन, अब ये क्या आ गया सर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है वही विद्युतिक अपघटन है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रहा विद्युतिक अपघटन। समझ गए मेरी बात को? यानी कि जो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी ना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये विद्युतिक अपघटन ही है। अपघटन मतलब तोड़ देना। ये जो इसके अंदर जो विलयन होगा, विलयन किन किन चीजों का होगा अभी हम पढ़ेंगे, जो इसके अंदर विलयन होगा उसको अवयव में विभक्त करना ही विद्युतिक अपघटन। अपघटन समझते हो ना, घटन अलग अलग प्रोवाइड करते हैं ना। तो विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर ही आधारित है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? किसी भी अम्लीय, ये ध्यान रखना, अम्लीय और अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो वह जो विलयन है वो अवयव में विभक्त हो जाता है। वही आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, जिसका प्रयोग हम कहा सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन में करते हैं। तो एक चीज हो रहा है कि ये जो चीज है वही विद्युत धारा का अपघटन है। तो इसने बोला विद्युतिक अपघटन, जो नेक्स्ट पेज पे लिखा पड़ा है, विद्युतिक अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर डिपेंडेंट है, आधारित है। अब ये इस पे आ जाते हैं, ये समझ में आ गया? ये विलयन हो गया, कैसा विलयन है? तो हम कहेंगे अम्लीय व अकार्बनिक विलयन है। बस ये ध्यान रखना, दोनों एव से शब्द है, दोनों किससे शब्द है? अम्लीय व अकार्बनिक, ये दोनों शब्द ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, अम्लीय व अकार्बनिक विलयन है, ठीक है। और उस सर्किट को पूरा करने के लिए, भाई धारा का प्रवाह करवाने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। आज की इन दोनों क्लासों में इनके बारे में बता दूंगा। कोई सेल या बैटरी जोड़ दिया हमने, और सर्किट को पूरा करने की, ये बिलियन ही सर्किट को पूरा करेगा। और जब पूरा करेगा तो आपको पता है आयन, धनायन, ऋणायन, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, कहाँ किस पे जाएगा वो आपको पता ही है। पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाले को खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खींचेगा। तो आयन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चालक तार में तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसकी वजह से धारा का प्रवाह हो जाता है। अब विलयन में इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर चालक तार के अंदर बहते हैं, लेकिन ये तो लिक्विड है, तो यहाँ क्या आएंगे? धनायन, ऋणायन, एनायन, कैटायन, सुने होगा आपने, यानी कि आयन आएंगे। वो आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और किसका प्रभाव हो जाएगा? धारा का। प्रेरित विद्युत भाग बल एक हल्का फुल्का पैदा हो जाएगा, वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। फिर इसका प्रयोग हम सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं ये विद्युत अपघटन क्या है, विद्युतिक अपघटन क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लिया जाए, फिर वो डेफिनेशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो कोई ये अलग चीज थोड़ी ना है, जो अभी पीछे पढ़ के है ना उसी को थोड़ा सा खोल के बता दिया। विद्युतिक अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया समझ गए ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गई ये। रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक तो भाई विलयन लेना पड़ेगा, कोई घोल लेना पड़ेगा, कोई एक पात्र लेना पड़ेगा, उसमें किसी प्रकार का घोल डालना पड़ेगा, धारा के प्रवाह के लिए दो रोड डालनी पड़ेगी, कोई सेल या बैटरी जोड़नी पड़ेगी, सर्किट पूरा लिक्विड कर देगा जो आपने इसके अंदर घोल डाला है। कैसा घोल डालना है? अम्लीय व अकार्बनिक घोल डालना है। तो ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया, मोटा मोटा थोड़ा सा एक माहौल बन गया, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो विद्युतिक अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एक रासायनिक विलयन, कोई भी एक रासायनिक विलयन लेंगे, कैसा लेंगे? अम्लीय व अकार्बनिक रासायनिक विलयन, जो यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हमने हमने ये बताया ना कि इस विलयन के इसमें घुले पदार्थ अपने अवयव में विभक्त हो जाते हैं। भाई कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है वही तो विभक्त होगी। जो पहले से छोटी इकाई है उसको किसमें, जो पहले ही कोई इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉन के अंदर तो और भी जाके आगे चल के क्वार्क्स आ जाते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन कोई एटम है, एटम के अंदर आपने देखा होगा कि भाई कक्ष है, कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हमने कहा कि एटम मान लेते हैं छोटी से छोटी इकाई, नहीं आपने कहा से नीचे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन छोटे से छोटा, व्यास कम, इलेक्ट्रॉन के और नीचे आ जाए क्वार्क, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क होता है, क्वार्क से छोटा कुछ नहीं है। अब मैं कहूँ क्वार्क कोई चीज है उसको विभक्त करो, आप क्या मजाक लगा दिया सर, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं, इससे छोटा तो कोई मौजूद ही नहीं है। तो कोई चीज डिवाइड तो तब होगी ना जब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होगी, कंपाउंड होगी, यौगिक होगी। तो यही बात बोली है कि विद्युतिक अपघटन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग कर विद्युत धारा गुजारेंगे, विद्युत धारा का उपयोग कर रासायनिक विलयन, और रासायनिक विलयन भी कैसा? यौगिक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है तभी वो विभक्त होगा, है ना, उसमें मूल अवयव में विभक्त हो जाएगा। रासायनिक विलयन जो यौगिक है को उसके मूल तत्वों में, कैसे मूल तत्व? सरल पदार्थों में अणुओं व आयंस में विभक्त किया जाता है, अणुओं व आयंस में विभक्त किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ विलयन के अंदर आयंस होते हैं, चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना विद्युत धारा का प्रवाह है,
वोल्टेज को क्रिएट कर देंगे। और यहाँ लिक्विड है तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे नहीं, तो उसी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आयंस बोला जाता है। गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन बस तुमको पहचानना है ना। मूल तत्व वो कॉम्प्लेक्स था, रासायनिक विलयन यौगिक के तौर पर था। उसके मूल तत्व समझते हो ना, जिससे जैसे इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटा मूल तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके ऊपर 1.6 गुना में 10 की पावर -19 गुलाम चार्ज है। उससे छोटा कुछ नहीं है। आप कह रहे हो क्वार्क है, अरे वो क्वार्क साइंस साइड बैकग्राउंड का, हमारे अपने अपने सब्जेक्ट से देखना है ना हमें। तो रासायनिक विलयन यौगिक अपने मूल तत्वों या सरल पदार्थों में, सरल पदार्थ मतलब अणुओं या आयंस में विभक्त हो जाता है ना, विभक्त हो जाता है। और उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। मैंने अपघटन का बोला था ना, तोड़ देना छोटे छोटे पदार्थों में तोड़। समझ गए? यानी कि विद्युत अपघटन की क्रिया किस पर आधारित है? रासायनिक अभिक्रियाओं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ही हम क्या करते हैं, कोई एक पात्र लेंगे, उसमें लिक्विड घोल डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, सर्किट बनाएंगे, धारा का जैसे ही प्रवाह करवाएंगे तो वो विलयन है ना, वो विभक्त हो जाएगा छोटे छोटे। वो विलयन पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में था, यौगिक था, कंपाउंड था, और अब वो छोटे छोटे मूल सरल में विभक्त हो जाएगा, यानी कि आयंस या अणुओं में विभक्त हो जाता है। जिसमें धनायन है ना, धनायन, धनायन को क्या बोलते हैं जी? कैटायन। धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन, है ना। कैथोड पर, किस पे? कैथोड पर। धनायन किस पे? धनायन कैटायन किस पे? कैथोड पर। अपचयित यानी कि रिड्यूस होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है रिड्यूस? अभी नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा, आगे आएगा सब कुछ। और ऋणायन, और क्या? ऋणायन, एनायन। कैटायन और एनायन। पहले तो ये पकड़ो, तुम पहले तो इस शब्द को पकड़ो, दो शब्द पकड़िए। धनायन मतलब कैटायन, धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। अब एक इधर है और एक उधर है, तो इस वजह से मेरे को ना ये तीर के निशान भी नहीं लगा सकता, बस ध्यान रखना तुम। मैं इनको बॉक्स में बंद करता हूं। धनायन, धनायन को क्या बोलते हैं भी? कैटायन। शब्द को पकड़ दो छोटा छोटा। ऋणायन, ऋणायन को क्या बोलते हैं? ऋणायन को बोलते हैं जी एनायन। भी इन शब्दों को पकड़ो। ये तो पता ही लग गया, ये तो पता ही लग गया क्या? रासायनिक विलयन कॉम्प्लेक्स है। जैसे धारा का प्रवाह करवाएंगे तो सरल और मूल रूप में आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के आयन, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव उसे धनायन बोलते हैं, नेगेटिव उसे ऋणायन बोलते हैं। फिर ये तो पता ही था सर, ये वाला बताइए कि धनायन मतलब कैटायन। धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड होगी ना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी उसको हम कैटायन बोलेंगे, और जो ऋणायन होगा उसे हम एनायन बोलेंगे। ऋणायन मतलब एनायन बोलेंगे। समझ गए मेरी बात को? सर ये तो कंफ्यूज करेगा, कोई लिंक बना लो। धनायन धन है तो धन वाला आदमी कैटायन, कैट वगैरह बिल्ली कुत्ते पालने लग जाता है। धनायन मतलब जिसके पास पैसा हो जाता है, कोई तो शौक पूरा करे, है ना। जैसे तुमको एक मजाकिया तौर पे बताता हूँ। जॉब लगने के बाद इंसान, जो बेचारा मिडिल क्लास से, लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, भाई जॉब लगने के बाद लड़का क्या करता है? लड़कियों को तो चलो मेरे को नहीं पता, इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो खैर सबका ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, उम्र दराज हो गए। जॉब लगने के बाद लड़का सबसे पहले क्या करता है, आप बताओ? हो सकता है कि भाई जो भी सोवामणी लगा, वो बाबा की बोल रखी हो, भाई कोई साला सर जाएगा, खाटू श्याम जाएगा, लेकिन अपने पर्सनल शौक पर माँ बाप को मतलब साल दो साल जो भी दिलाने के बाद फिर आप सोचिए पर्सनल तौर पर क्या करता है वो। सच बता रहा हूँ, सब 99.9% लोगों की भाई ब्रांडेड सबसे पहले तो अंडरवेयर खरीदता है, जो कि ये फैक्ट है। उसको लगता है कि भाई अब शौक सबसे पहले ही है ना। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाके थोड़ी मजाकिया हो जाएगी ना, क्योंकि भाई जब तैयारी की थी ना, सबसे पहले, अब मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है ना। बहुत सारी चीजें जोर लगता है भाई तैयारी करने में, एडी से लेके चोटी का जोर लगता है। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि हमारा यहाँ योगदान सिर्फ 1% है, 99% योगदान आपका है। आप मेहनती हो, अगर आपने मेहनत करने की ठान रखी है तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो जॉब लगने के बाद ना सबसे पहले शौक पूरे करता है। शौक में सबसे पहले अपनी क्या करता है भाई, अंडर वगैरह अंडरवेयर वगैरह खरीदता है, ब्रांडेड अच्छे वाले, ठीक है। बाकी जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो क्या है भाई, है ना। तो जिसमें धनायन, धन धन आ गया तो कैट वगैरह कुत्ते बिल्ली पालने से कर दिए, तो धनायन मतलब कैटायन, और ऋणायन दूसरा बच गया, उसे हम क्या बोल देंगे? एनायन, ठीक है। और ऋणायन मतलब नेगेटिव आदमी को एनियायन मतलब एनी वन सुना के चला जाता है, एनी वन कोई भी सुना के। मैंने ये कोई ट्रिक पहले नहीं बताई, ईमानदारी से कह रहा हूँ। इस रूम में क्या पता कितने ही मतलब मैं आता हूँ ना, तो कितनी शिद्दत से इस रूम के अंदर आता हूँ, पढ़ाना है भाई। मार्कर जब हाथ में लेता हूँ, सरस्वती माता की, बहुत सारी सरस्वती माता की फोटो लगी है। कोई भी चीज ना मैंने कभी भी इस लेक्चर, हाँ ये पीडीएफ बनाता हूँ तो लैंग्वेज बहुत ईजी रखता हूँ, प्लान करता हूँ कि भाई बच्चे को समझ में आ जाए, ट्रिक कभी भी नहीं।
आप भी जब भी पढ़ो और आपको लगता है कि भी ये चीज मेरे को याद नहीं होगी, तोड़ दो उसे, तोड़ दो उसको, सिंपल फॉर्म में ले आओ, अपने तरीके से याद करने की कोशिश करो। ये कोई ट्रिक मैंने नहीं सोची है, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से सरस्वती माता की कसम है, बस अपने को याद करनी है यार। और मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ कि भाई मेरे को याद करनी है और मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। तो धनायन मतलब कैटायन है ना, और ऋणायन मतलब एनायन। अच्छा, फिर देखो, धनायन है वो किस पे जाएगी, कैथोड पर, कैथोड पर अपचयित होती है, ये अपचयित इसको मैं बाद में बताऊंगा। ऋणायन है वो किस पर, एनोड पर, एनायन और ए से एनोड भी बना है ना, एनोड पर ऑक्सीकृत होती है। इन दोनों शब्दों को छोड़ दो जो आपके रिड्यूस्ड और ऑक्साइड, ठीक है। तो विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन में आपको पता है कि तोड़ना है, जो आपका विलयन है वो कॉम्प्लेक्स में, उसको सरल रूप में तोड़ना है, यानी किस में तोड़ेंगे, अणुओं या फिर आयनों में तोड़ेंगे। तो एक धनायन हो गया, एक ऋणायन हो गया, धनायन मतलब कैटायन और ऋणायन मतलब एनायन। तो धनायन होगा वो किस पे जाएगा, कैथोड पर, है ना, कैसे कैटायन और कैसे कैथोड, सी से स्टार्ट होते हैं दोनों, ये भी आसान हो गया। एनायन, ए से एनायन, ऋणायन मतलब एनिवन सुना के जाएगा, और दोनों ही किससे स्टार्ट होते हैं, एनोड, ए से स्टार्ट होते हैं, है ना, ये शब्द बाद में देखेंगे। तो विद्युत अप ये जो हम पढ़ते हैं ना कि सेल और बैटरी से हम धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, परत चढ़ाने, ये काम करते हैं। एक्चुअल में ये काम तभी होंगे जब उस विलयन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिंपल वे में तोड़ देंगे, यानी कि विद्युत अपघटन का कोई काम करेंगे, यानी कि जो काम हम जो ऐसे होता है ना कि प्रैक्टिकल करो, जो प्रैक्टिकल, वैसे तो हमने किताबी तौर पर पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिकल करने बैठे, प्रैक्टिकल करने बैठे, तो प्रैक्टिकल करने के दौरान क्या चीज आएगी, यही तो चीज आएगी ना, जिसे हम विद्युत अपघटन, वो रासायनिक विलयन है वो टूटेगा, और टूटेगा तभी आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और पैदा हो गया यानी कि सेल और बैटरी से हमने कोई आपके कुछ हल्का फुल्का वोल्टेज बना लिया, तब हम अपने टास्क कर सकते हैं। तो विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग जो आपकी, ऐसे बोलते हैं ना कि भी कोई चीज हम पढ़ते हैं, जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ते हैं कि भी ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये है, ये वो है, लेकिन हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू है, सीपीयू को दे दिया, सीपीयू के अंदर और जाके देखा, अच्छा सीपीयू इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी महान हस्ती, सीपीयू के अंदर जाके देखा, सीपीयू के अंदर भी सीपीयू का बाप बैठा है, कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू को भी कंट्रोल करती है, समझ गए मेरी बात को। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारा कुछ आप एप्लीकेशन सेल और बैटरी के देखते हो ना, उसके पीछे एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में भी कौन सा, विद्युत अपघटन, ये विद्युत अपघटन होगा तभी सारे के सारे टास्क परफॉर्म होंगे। और विद्युत अपघटन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर हम आपकी कॉम्प्लेक्स विलयन को सिंपल सरल वे में तोड़ते हैं, और उसी की वजह से आपके धातु निष्कर्षण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग और कैपेसिटर का निर्माण होता है, यानी कि ये आपकी फिर आगे चलकर एप्लीकेशन हो गई। आप कहोगे सर कौन कौन सी, ये एप्लीकेशन तो हमने सुन ली, धातु निष्कर्षण अलग करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोटाइपिंग, ये भी आपकी कहीं ना कहीं इसी रासायनिक ये क्या है, कैपेसिटर निर्माण, कैपेसिटर का निर्माण कैसे किया था, याद करो, दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भरकर, और जो अचालक पदार्थ भरा था वो लुगदी के तौर पर आपने भरा था, रासायनिक विलयन के तौर पर भरा था, उसमें आपने अलग अलग मटेरियल डाले थे, लेकिन वो क्या था, वो रासायनिक प्रभाव ही था चालक प्लेटों के बीच में। और यहाँ भी दो एनोड प्लेट आपने किसके अंदर डालनी है, विलयन के अंदर डालनी है। तो कैपेसिटर का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये हो गया विद्युत अपघटन। अब देखते हैं जी, विद्युत अपघटन से संबंधित पद, पद मतलब कौन कौन सी डेफिनेशन हमें इस चैप्टर के दौरान कवर करनी है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन से रिलेटेड, विद्युत अपघटन समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़े इंग्लिश के शब्द मैंने लिख रखे हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस ये रहता है कि 99% आबादी, आबादी तो क्या कहेंगे, 99% जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊं, 1% बच्चा एडजस्ट कर सकता है, 1% को पढ़ाने के लिए मैं 99 का लॉस नहीं कर सकता। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर इंग्लिश मीडियम में नहीं है, भाई इतना मुश्किल नहीं है कि आप समझ में ना पाओ, और बहुत सारे शब्द ना मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नजर आए। अब देखो, विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, आपको बहुत सारे शब्द, अब ये अपचयित है, हिंदी वाला बच्चा तो फिर भी समझा दूं आगे, इंग्लिश वाले को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, देखो मैंने इंग्लिश में डाल रखे हैं। ठीक है, प्रत्येक जो डेफिनेशन है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेके आता हूँ। अब ये सारा का सारा अगर मैं इंग्लिश में कर दूं भाई, तो हिंदी वाले की तो डब्बा गोल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ बस काम काम की चीजें इंग्लिश में रखी जाती है। तो विद्युत अपघटन से संबंधित पद कौन कौन से पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है जी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड पढ़नी है, इलेक्ट्रोलाइट समझ गए,
जो आपने विलियन लेना है, कॉम्प्लेक्स विलियन लेना है, विलियन के तौर पर क्या क्या चीजें डालोगे, कौन से सेल में क्या डालोगे, वो आपको चैप्टर के दौरान पता लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 विलियन मैंने ले रखे हैं। तनुगंधक अम्ल H2SO4 जिसे बोलते हैं, कॉपर सल्फेट नीला थोथा जिसे बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसे बोलते हैं। तो कुछ एक विलियन यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तो लिए, लेकिन वो जैसे जैसे आप चैप्टर के दौरान जाओगे परेशान मत होना कि सर ये सब तो केमिस्ट्री साइंस इससे तो हम पहले ही डरते थे, ये थोड़ी ना याद होंगे। इधर मैं खड़ा हूँ, आपको समझाने के लिए खड़ा हूँ, समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, याद भी कराऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया अभी चैप्टर के दौरान ना बहुत सारी चीजें तो देखो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोड डालेंगे, फिर कोई सेल या बैटरी जोड़कर धारा का प्रवाह करवाएंगे तो आयनीकरण आएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। वोल्टामीटर जो पात्र लेंगे, है ना, संयोजकता बैलेंसी बनाएंगे। बैलेंसी और परमाणु भार का अनुपात आपका क्या बनाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बनाएगा। फिर आपके रासायनिक तुल्यांक को हम पढ़ेंगे। फिर टर्मिनल वोल्टता, फिर आपका इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है। आप कहोगे सर प्रतिरोध तो धारा के प्रभाव पर, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव पर, यहाँ तो आयन है। अरे आयन तो उस विलियन के अंदर है, ऊपर इलेक्ट्रोड और ऊपर सेल बैटरी, वहां तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। वो आयन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा का प्रभाव कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से तो है। वो आयन तो जाएंगे इधर उधर से, विलियन में से धारा का प्रवाह हो जाएगा, लेकिन वो विलियन में से हो रहा है तो वही कहीं ना कहीं आपकी धारा का प्रवाह तो हो रहा है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका प्रतिरोध भी आएगा। तो प्रतिरोध, ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको इस चैप्टर के दौरान आज की इस क्लास में और अगली आने वाली 1 से 2 क्लास में कवर करनी है। उसमें से स्टार्टिंग की 2 डेफिनेशन में यहाँ करा रहा हूँ, और आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट बड़ा खास चल रहा है, तो भाई आप हमें फॉलो कर सकते हो। और मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का कोई भी डाउट हो पढ़ाई से संबंधित, तो भाई आप मेरे को बेझिझक संपर्क कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ तो नहीं दिखेगा, कहाँ लिखूँ बताओ, यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा मार्कर बना कर लिया जाए, ठीक है। किसी भी प्रकार की इस पढ़ाई से संबंधित 82 954 38 575। ज्यादातर बच्चों के यही डाउट रहते हैं कि सर ये रिकॉर्डेड है क्या, है ना, सर कंप्लीट सिलेबस है क्या। तो भाई मैं आपको बता दूं प्रोविजनल पीरियड चल रहा है जॉब का, इस वजह से लाइव तो क्लास में ले नहीं रहा, ठीक है। करंट का बैच है, आपको पता ही लग गया होगा, और कंटेंट का भी पता लग गया होगा, 82 954 38 575। तो पढ़िए, बेफिक्र होके पढ़िए, बहुत बड़े बड़े दावे कर रखे हैं, तो कल को मेरे को भी तो आपके सामने फिर से खड़ा होना है ना, तो इन दावों को खोखला नहीं करेंगे हम, ठीक है। पढ़िए आप, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो संपर्क कर लेना। और एक बात और, सेशन व्यू आते हैं अच्छे खासे आते हैं, उतने नहीं आते जितने वो टीचरों के आ रहे हैं, मेरे को भी पता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत लंबे समय से थे। जितना टाइम हम बिताएंगे तो उनसे कहीं ज्यादा अपने व्यू होंगे, अपना परिवार होगा, ठीक है। अभी हम इतने और लोगों की नजर में नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि जिनके भी नजर में है ना, वो हमें आगे तक पहुंचाएंगे। तो भाई आपका एक दायित्व बनता है, पहुंचाइए उन बच्चों के पास जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित होती हो, कॉम्प्लेक्स से सरल तौर पर टूट जाएगा तो संरचना परिवर्तित होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी कि धारा का प्रवाह करवाएंगे तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाएगा। यह प्राय मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित। अम्लीय व अकार्बनिक, अम्लीय, अम्लीय व अकार्बनिक विलयन होता है, अम्लीय व अकार्बनिक विलयन होता है। मतलब अम्लीय नहीं होना चाहिए, अम्लीय बोल दिया तो क्या नहीं होना चाहिए, अम्लीय। अम्लीय का मतलब क्या होता है, जारीय नहीं होना चाहिए, फिर तो क्या नहीं होना चाहिए, जारीय नहीं होना चाहिए। जार लिखकर, वो जार नहीं जो तुम लोग पहले थे, ये दूसरे जार की बात कर रहे हैं। यानी कि अम्लीय कहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, 2 शब्द, एक तो जार नहीं होना चाहिए, जारीय नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अकार्बनिक है तो मतलब कार्बनिक नहीं होना चाहिए, बस ये दोनों ध्यान रखना। तो अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई, तो भाई इतने को हमें नहीं कवर करना, हमें तो ये देखना है कि कौन से सेल में कौन सा डलेगा, है ना, कौन सा विलियन डलेगा, बस उन्हीं को याद करेंगे। आप कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको अभी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट याद आ गई होगी, अच्छा इतनों को ध्यान रखना, भाई इतनों को ध्यान नहीं रखना, हमें तो ये देखना है कि अपने सेल में कौन सा प्रयोग हो रहा है, बस उसी पे फोकस करेंगे, बाकी को हमें देखने की थोड़ी ना जरूरत है।
तो ये जो प्राइबिलियन होता है जिसमें से विद्युत धारा का प्रभाव करवाने पर इसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, यौगिक से वो सरल रूप में आपके आयन में अणुओं में विभक्त हो जाता है। वो विलयन कैसा होना चाहिए? अम्लीय व अकार्बनिक विलयन होना चाहिए। तो कैसा नहीं होना चाहिए? क्षारीय नहीं होना चाहिए और कार्बनिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये क्षारीय और कार्बनिक? क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं होता इनमें से, धारा का प्रवाह नहीं होता। आयन है वो इलेक्ट्रोड कैथोड है ना, इनसे मूवमेंट नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट प्राय सरल अकार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें जब पानी में घोला जाता है तो यह आयनीकृत होकर विद्युत के चालन बन जाते हैं। आयनीकृत होकर क्या कर बन जाते हैं? ये जस्ट पढ़ना है, कोई लोड वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट प्राय सरल सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जिन्हें जब पानी में घोला जाता है तब यह आयनीकृत होकर विद्युत के चालन बन जाते हैं, अर्थात इन्हें पानी में घोलने पर इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाते हैं। ये थोड़े काम की बात है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक, इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक है ना, ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ताप गुणांक ऋणात्मक है यानी कि एनटीसी नेचर के हैं, एनटीसी नेचर के हैं। एनटीसी नेचर मतलब एनटीसी नेचर के हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बता चुका हूं है ना, प्रतिरोध वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा नहीं है तो मैं बता देता हूं। एनटीसी नेचर का मतलब क्या है कि भी जब टेम्परेचर बढ़ता है, कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो इनमें से प्रतिरोध जो इंटरनल इनके अंदर आएगा, रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। एनटीसी का मतलब ये होता है कि भाई जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है, जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो इनमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि एनटीसी नेचर का। समझ गए मेरी बात को? एनटीसी नेचर का है मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा भाई? टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? ये कोई चालक तार थोड़ी ना है, ऐसे कहोगे नहीं। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब यह है कि जब आयन कहीं भी ऊर्जा का जब आदान प्रदान, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा होता हो, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, तो जब भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और जब एनर्जी कंज्यूम हो, ये क्या हुआ भाई? ये तो अच्छा, ये देखे ना, मैं जब आगे आ गया तो पीछे की स्क्रीन डल हो गई थी। पहले भी हुआ था क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक मिनट रुकना। ऊर्जा का जब रूपांतरण होता है, जैसे मैं मेरी बॉडी की एनर्जी लगा रहा हूँ तुमको पढ़ाने में, बॉडी की एनर्जी लगा रहा हूँ तुमको पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं भाई मैं मेरी इंटरनल यांत्रिक ऊर्जा को आपकी वॉइस में, बॉडी गेस्चर में, बॉडी मूवमेंट करने में खर्च कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा। सर्दी ज्यादा है तो इस वजह से महसूस नहीं हो रही, अगर गर्मी होती तो पसीने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो भाई इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा ताप गुणांक है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि तापमान अगर बढ़ेगा, बोलिए जरा, तापमान बढ़ने पर इनके प्रतिरोध का मान घटेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटेगा। अब देख लीजिए इस डायग्राम में, देखिए ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये जो पात्र है ना वोल्ट मीटर है, इसके अंदर आपका ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट जो आगे आप पढ़ोगे है ना, आगे जो सेल पढ़ोगे उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट आएंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा विलयन होगा? कॉम्प्लेक्स विलयन होगा। कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल फॉर्म में नहीं होगा। तो देखो H2SO4, CuSO4 है ना, NH4Cl, NH4Cl, ये कोई रह गया गलती से, NH4Cl। तो मतलब पहले तो समझो कि कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो जब धारा का प्रवाह करवाएंगे तो ये टूट जाएगा, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। ठीक है, धारा का प्रवाह करवाने पर। तो कौन कौन से सेल में कैसा होगा वो आगे पढ़ना है, अभी इनका हैवी लोड मत लेना, इनको तुम याद करने मत बैठ जाना। अभी तुम याद कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, बस पढ़ लो। याद करने का क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि कौन से सेल में कैसा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होगा ये तो आगे पता लगेगा। कौन कौन से आएंगे वो एक बार, तन्नु गंधक अम्ल आएगा जिसे डिल्यूट बोलते हैं H2SO4, कॉपर सल्फेट आएगा जिसे नीला तोथा बोलते हैं CuSO4, अमोनियम क्लोराइड आएगा जिसे नोसदार बोलते हैं NH4Cl, NH4Cl। ये याद कराऊंगा मैं याद कराऊंगा तुमको, जस्ट एक बार पढ़ना है। तन्नुगंधक अम्ल आ गया, इलेक्ट्रोलाइट है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, है ना। कॉपर सल्फेट आ गया, नीला थोथा आ गया, या फिर आपका अमोनियम क्लोराइड नोसदार आ गया। इनके ये वाले नाम भी आते हैं, इनके ये फॉर्मूले भी आते हैं, सब कुछ याद करेंगे। H2SO4, CuSO4, NH4Cl, ये सारी चीजें मैं तुमको याद कराऊंगा। समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट आपका वो विलयन है जिसमें से धारा का प्रवाह करवाया जाए तो कुछ परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन हो? कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, जो पीछे हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन में। फिर हमने देखा ये अम्लीय
वह कार्बनिक अकार्बनिक होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, क्षारीय और आपके आपके क्या नहीं होने चाहिए, कार्बनिक नहीं होने चाहिए। हमने देखा कि जब इनमें से धारा का प्रवाह करवाया जाता है, विद्युत धारा मतलब ये खुद ही धारा का प्रवाह होने देता है, इस वजह से इनका हम प्रयोग करते हैं। एंटीसी नेचर के होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। तन्नुगंधक अम्ल, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड यानी कि डिल्यूट, नीला तोता, नोचदार, H2SO4, CuSO4, NH4Cl। ये ओवरव्यू हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड छोटी छोटी डेफिनेशन है और सारी की सारी ऐसी डेफिनेशन है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ ली, तो अब इनको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, याद होती हुई मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने बेस बना दिया आपका। अब आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आएगी जब सेल पढ़ोगे, जब अलग अलग प्रकार के प्राथमिक, द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल आएंगे, उनमें फिर थोड़ा सा आपका लोड पड़ना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए दो धात्विक, इस इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है ये, अकार्बनिक और आपका अम्लीय सॉल्यूशन है। तन्नुगंधक अम्ल है ना, कॉपर सल्फेट, वो जो विलियन आपने देखा था वो ये विलियन है। इसमें से धारा का प्रवाह करवाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ये क्या है जी, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से धारा का प्रवाह करवाने के लिए दो धात्विक छड़ों का आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलो समझ में आया क्या, छोटी सी बात है ये, इसको समझना कोई मुश्किल भी नहीं है, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जी आपकी एनोड, बोलिए जरा, एक तो होती है भाई साहब आपकी क्या, एनोड, एक तो होती, अरे यार चल जा तू ऊपर, एक तो होती है जी आपकी एनोड, है ना, एनोड, और दूसरी होती है जी आपकी कैथोड। याद भी करवाया था मैंने, हाँ, कैसे कैसे याद करेंगे, एनोड, कैथोड, एनोड को क्या बोलते हैं, एनोड को बोलते हैं बताइए, ऐसे एनोड। अच्छा मैंने ऐसे बताया था कि भाई पहले तुम ये याद करो, कैटायन और एनायन, वही चीज पहले डायग्राम में देखते हैं। आप देखो, जो कैथोड है उसको सी से कैथोड, सी से कैटायन, ठीक है, ऐसे भी लिंक बना सकते हो, ऐसे एनोड, ऐसे एनायन, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था जो कैटायन है, कैटायन मतलब धनायन, कैटायन मतलब धनायन, यानी कि लिख दो इधर धनायन, एनोड मतलब ऋणायन, कैथोड मतलब धनायन। धनायन, धनायन कहाँ है, धनायन शब्द तो लिखा तो नहीं जाएगा, पीछे से देख लो एक बार, धनायन कैसे लिखा था। तो मेरे से ये शब्द, हिंदी वाले शब्द तो आपको पता है, हालत खस्ता है अपनी, धनायन 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 धनायन, ये रहा धनायन, सिंपल सा लिख रखा है ये तो यार, धनायन, ये रहा, ठीक है, धनायन। कैसे, जिसके पास धन है वो कैट वगैरह रखने लग जाता है, धनायन ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है, कैट धनायन, कैटायन, के सी से कैटायन, सी से कैथोड, सी से, सी शब्द पकड़ दो, यहां से क्या शब्द पकड़ लेंगे, सी से, तो कैथोड, सी से कैथोड, सी से कैटायन। फिर मैंने बताया कि ये जो है वो धनायन, धनायन प्लेट है ये, ठीक है, समझ गए। आप कहोगे सर इसके ऊपर तो नेगेटिव लिख रखा है, अभी मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये देखो कैटायन इकट्ठा कर रहा है ये। अच्छा एनोड, एनायन, एनायन मतलब क्या बोलेंगे इसको, ऋणात्मक, एक शब्द और देख लिया जाए, ऋणायन, आयन के सेंस में लिखना था, प्लेट के सेंस में रख दिया, एक मिनट रुक जाइए, अभी आयन के सेंस में रखना है, यहाँ लिखना पड़ेगा, मैंने ऊपर लिख दिया, आयन है ना नेगेटिव, धनायन यहाँ पॉजिटिव, आयन, आयन रखना है, यहाँ रखूंगा धनायन, ये क्या है, ऋणायन, मैंने प्लेट के सेंस में बता दिया। ऋणायन, धनायन और ऋणायन, मैं प्लेट के सेंस में बता रहा हूँ, प्लेट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव अलग है, लेकिन आयन आपके अलग है, ठीक है, तो मैंने वो प्लेट के सेंस में ऊपर लिख दिया था, ठीक है। अब तुम इस बात पे परेशान मत हो ना, कंफ्यूज मत हो ना, कि सर आपने तो ये कह दिया था कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अरे मैंने वो उनके नाम याद करवाए थे, मैंने ये बताया था आयन, आयन के सेंस में बताया था, प्लेट के सेंस में नहीं बताया था, आयन चल रहा था वो, धनायन, कैटायन, ये नाम याद करवाए थे मैंने, प्लेट थोड़ी ना याद करवाई थी, परेशान मत होना, मैं कराऊंगा तुमको। फिर मैंने बताया था रिनायन, एनायन, ठीक है, ये आपको आयन बताए थे कि इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभार इंग्लिश के नाम आ जाते हैं।
अब सबसे पहले प्लेट को निपटाते हैं, फिर आयन पे आएंगे। ठीक है, ये पता लग गया कि धारा विलयन में से धारा का प्रवाह करवाने के लिए हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार की इलेक्ट्रोड है, एक तो एनोड और एक कैथोड। तो ये तो पता ही होगा तुमको, एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट होती है। क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया था वो आयन नहीं थे, वो प्लेट है ऊपर, तो आयन तो नीचे है, तो इस वजह से मैं इनको नीचे लाया। पहले प्लेट के ऊपर देखो, एनोड है वो आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, दिखाई दे रहा है, और कैथोड है वो नेगेटिव प्लेट होती है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव है तभी तो उस बैटरी के किससे जुड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है। और धारा का प्रवाह भी कैसे होगा, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होता है, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये सबको पता होगा ना, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। और इलेक्ट्रॉन उल्टे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके उल्टे चलते हैं, ये धारा का प्रवाह करवा दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड वो नेगेटिव टर्मिनल। सर ये कैसे याद करें, सबसे पहला अल्फाबेट एनोड कैथोड, ये एबीसीडी में पहले पे आता है, तो पहले आएगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। आदमी कभी नेगेटिव थॉट लेके आएगा क्या, नहीं लेके आएगा। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ये ए से स्टार्ट हुआ तो पॉजिटिव, ये ए से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव, और सी कैथोड ये बाद में आया। तो पहले एबीसीडी में एनोड और कैथोड में कौन आता है, पहले ए आता है, तो आदमी को हमेशा पॉजिटिविटी से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। और कैथोड बाद में आता है, तो बाद में नेगेटिविटी आती रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, कोई समस्या इसमें, ठीक है। तो प्लेट तो याद हो गई दोनों, एक एनोड और एक कैथोड है, एनोड आपकी पॉजिटिव प्लेट, कैथोड आपकी नेगेटिव प्लेट। अच्छा एनायन, एनोड को ही क्या बोलते हैं, एनोड को पे जो आयन इकट्ठे होंगे वो एनायन होंगे। अब याद करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिव, आपने देखा था ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बता चुके हैं, हमने आवेश के बारे में भी पढ़ा, चुंबक के अंदर भी पढ़ा, है ना। माइकल फेराडे भी यही बताते हैं कि भाई विपरीत आवेश, विपरीत प्रकार की मैग्नेट एक दूसरे से आकर्षित होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये किसको इकट्ठा करेगी, ऋणायन को इकट्ठा करेगी, भाई नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। ये आपकी नेगेटिव प्लेट है तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी। समझ रहे हो इस बात को, पहले तो प्लेटों पे देखो, एनोड ए पहले आता है, कैथोड सी बाद में आता है, तो जो पहले आएगा वो पॉजिटिविटी लेके आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी। जो बाद में आया पहले पॉजिटिविटी आ गई, बाद में नेगेटिविटी आ गई, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले आदमी को पॉजिटिव से स्टार्ट, कैथोड नेगेटिव प्लेट होगी। तो जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे, ये पॉजिटिव प्लेट है, धनात्मक प्लेट है, इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऋणायन, एनायन। और ऋणायन को क्या बोलते हैं, मैंने ये सब तुमको याद कराए थे, एनायन बोलते हैं, समझ गए मेरी बात को। फिर आ जाओ इधर, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पर क्या इकट्ठे होंगे, पॉजिटिव चार्ज, धनायन इकट्ठा होगा, धनायन इकट्ठा होगा तो धनायन हो गया। धन जिसके पास हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैट, धन जिसके पास हो कैटायन बोलते हैं, धनायन हो कैटायन रखते हैं। अच्छा तुम ऐसे याद ना कर सको, ये तो पता लग गया, ये कैट वेट वाला एग्जांपल वहां हमने जुगाड़ किया था, छोड़ दो साइड में। यहाँ प्रेजेंट में ऐसा कोई जुगाड़ ले लो जिससे सारे ही निपट जाए एक साथ। कैसे याद करेंगे सर, देखो ये पता है कि पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, ए पहले आता है तो पॉजिटिव, सी बाद में आता है तो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एनायन, एनोड है, ये कैथोड है, एनोड पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको इकट्ठा करेगा, नेगेटिव वाले को इकट्ठा करेगा, इतना तो प्रैक्टिकली हो गई बात। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को इकट्ठा करेगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव को इकट्ठा करेंगे, ऋणायन को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, ऋणायन को इकट्ठा करेंगे। नेगेटिव प्लेट है वो धनायन को इकट्ठा करेंगे, पॉजिटिव अणुओं को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ए से एनोड, ए से एनायन, ए से एनोड, ए से एनायन, सी से कैथोड, सी से कैटायन, ए से एनोड, ए से एनायन, सी से कैथोड, सी से कैटायन, ठीक है। बस इतना सा पकड़ लो और अब मैं तुमको याद करा देता हूं। एक हमने देखा दो प्लेट है, एक तो है एनोड, ठीक है, ये जुगाड़ है, एक है कैथोड। अच्छा ए पहले आता है अल्फाबेटिकली, ए पहले आता है तो पॉजिटिव से स्टार्ट, पॉजिटिव प्लेट हो गई है, ठीक है, याद कर लोगे। लिंक बना के दे देता हूं मैं तुमको ताकि तुमको पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो।
ये बड़ा परेशान करता है पेपर में। साइंस वालों को तो ऐसा लगेगा कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। अल्फाबेटिकली हमने देख लिया इनको। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। अच्छा, जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है वो किसको इकट्ठा करेगी, जो पॉजिटिव, ये आपने देख लिया एनोड पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लेट है। बोलिए ये क्या है, ये सर प्लेट है। ये क्या है, प्लेट। ये उसके ऊपर चार्ज, ये प्लेट, ये चार्ज। फिर उसके बाद किसको इकट्ठा करेंगे, किसको अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट किसको करेंगे, अट्रैक्ट किसको करेंगे। तो वो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, यानी कि ऋणायन को, ऋणायन को अट्रैक्ट करेगा। ये प्लेट है, ये किसको अट्रैक्ट करेगी, ऋणायन। ऋणायन इसकी तरफ ऐसे खींचा चला आएगा। बोलो समझ गए, ऋणायन इसकी तरफ ऐसे खींचा चला आएगा। ये किसको, नेगेटिव है, वो किसको इकट्ठा करेगा, धनायन को। धनायन इसकी तरफ खींचा चलाएगा। प्लेट भाई मोटी है, तो इसकी तरफ धनायन ऐसे खींचा चलाएगा। अच्छा, अब देखो ऐसे एनोड, तो ये जो नेगेटिव ऋणात्मक इसको बोलते क्या है, ऐसे एनोड और ऐसे एनायन। सारा निपट गया। से सी से कैथोड, से ऐसे बोल रहा हूं, सी से कैथोड और सी से कैटायन, कैट आयन। बोलो अब बताओ, सारे के सारे निपटे कि नहीं निपटे, मैं स्पेलिंग देख लूं बस एक बार। कैटायन CATION, एनायन ANION, ठीक है। बताओ सारे एक साथ निपट गए। एनोड पहला आया अल्फाबेटिकली ए, यानी कि पॉजिटिव हो गया। कैथोड सी अल्फाबेटिकली बाद में आया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये चार्ज हो गया। प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। किसको अट्रैक्ट करेगा, तो भाई ये प्लेट है वो ऋणायन, भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव आयन को इकट्ठा करेंगे, ऋणायन को इकट्ठा किया। ये नेगेटिव प्लेट है तो ये धनायन को इकट्ठा करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, नेगेटिव, ये ऋणायन शब्द मिलता ही नहीं, इसी वजह से मैं इतना जोर दे रहा हूं। क्या शब्द मिलेगा, ये मिलेंगे, कैटायन और एनायन। तो ऐसे एनोड, प्लेट का नाम क्या था, एनोड, प्लेट के नाम पर एनायन। सी से कैथोड और सी से कैटायन। वहां मैंने पहले याद करवाया था कि भी धनायन जो है उसका नाम क्या है, तो हम कहा कि भी धन वाले लोग कैट वगैरह बांधते हैं, और जो ऋणी लोग होते हैं उनको एनीवन सुना के चला जाते हैं। ये मैंने पहले तुमको लिंक बना के याद करवाया था। ये एनायन कैटायन किसके ऊपर, प्लेट के नाम से। यहां लिख दूं ऐसे कोमा लगा के, या फिर तुम समझ गए हो, बस समझ ही गए होगे तुम यार। ज्यादा कहो तो ऐसे कर देते हैं, ए से दो शब्द बने, ए से दो शब्द बने, कौन कौन से, एक बना जी एनोड, और एक शब्द बना क्या, एनायन। लो थोड़ा सा और कर दी मैंने। सी से भी दो शब्द बने, एक बना जी क्या, कैथोड, और एक शब्द बना जी कैटायन। एनायन Ni1 सुना के चला जाता है, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव खींचा चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, समझ गए। और कैटायन मतलब, कैट वगैरह कौन रखते हैं, जो आपके अमीर लोग होते हैं, ये धनात्मक खींचा चला जाएगा ऋणात्मक की तरफ। यानी कि ये प्लेट हो गई, इन प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर कैसे आयन आएंगे, इसके ऊपर आएंगे जी नेगेटिव आयन। कैसी प्लेट है सर, नेगेटिव प्लेट है, और कैसे चार्ज आएंगे सर, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। बोलो अब तो नहीं भूलोगे ना, भूलना मत इसको, काम की बात आई, इसी वजह से इतनी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पेपर में कंफ्यूजन आते हुए भी गलत हो जाता है। लिंक बना लेना, एनोड पे ए पहले आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऐसे नोड ऐसे अनायन। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज, सी बाद में आया तो नेगेटिव चार्ज हो गया,
इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सी से कैथोड, से कैटायन, ये शब्द खास। ऐसे एनायन, एनोड, सी से कैथोड और कैटायन। एनायन आपका, एनोड आपका पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव चार्ज खींचेगा, कैथोड आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इस पेज को मैं रखने देता हूँ, रहने देता हूँ, ताकि बच्चे को ये थोड़ा सा हेल्प कर दे। ठीक है, लो आगे बढ़ जाएं। आगे क्या बढ़ जाएं, बस काफी है आज की क्लास में। तो दो डेफिनेशन हमने कर ली, अच्छे वाली कर ली। कल की क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी बचे हुए डेफिनेशन को बताएंगे। बस इसमें अकार्बनिक और अम्लीय पदार्थ लेना है हमें, ये सब आगे देखेंगे। और इसमें जो कैटायन और एनायन है उन शब्दों को पकड़ना था। एनोड आपकी पॉजिटिव प्लेट, कैथोड आपकी नेगेटिव प्लेट, धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट पे ऋणायन इकट्ठे होंगे जिसे एनायन बोलते हैं, इसके ऊपर धनायन इकट्ठे होंगे जिसे कैटायन बोलते हैं। बस इतना सा तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा, फिर ये डेफिनेशन तो पढ़ लो। जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकले, आपको पता है धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो धारा जिस प्लेट से, ये किताबी डेफिनेशन हो गई, धारा आपके विलियन से, इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकले। इस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड आपकी और ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें से धारा बाहर निकले, जिसमें से धारा इलेक्ट्रोलाइट पर, जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। यह बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट होता है। दूसरा कैथोड, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से धारा धारा आपकी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर करे, प्रवेश करे, है ना, और जो बैटरी या सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है और उसे कैथोड कहते हैं, और यह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है या जुड़ी होती है। क्लियर है भाई? होप सो कि यहां तक मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। और जो बच्चे कंप्लीट थ्योरी करना चाहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच है, मात्र 499 रुपए में, इसमें आप जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और जाते जाते इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।